आइए हम लोग एक नए चैप्टर का डिस्कशन करें आज, लखनवी अंदाज, सीबीएसई क्लास 10। लखनवी अंदाज में हम देखेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिनके साथ मुलाकात होती है लेखक की ट्रेन के अंदर, और जो लेखक हैं यशपाल, उनके अंदाज से बहुत ही प्रभावित होते हैं। किस तरीके का उनका अंदाज है, और उस खास अंदाज को लेखक ने नाम दिया है लखनवी अंदाज। शायद वो इंसान लखनऊ के थे, इसीलिए लखनवी अंदाज नाम रखा गया शीर्षक। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल का मतलब होता है लोकल, ठीक है ना। एक लोकल ट्रेन था, पैसेंजर ट्रेन, वो चल पड़ने के लिए बहुत ही उतावली हो रही थी, बेचैन हो रही थी, फुंकार रही थी मतलब धुएं छोड़ना, ठीक है ना। ट्रेन की आवाज़ सुने होगे, उनका धुआं निकलता है, ठीक, इंजन का कुछ इस तरीके से फुंकार निकलता है, हॉर्न मारना। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। अब अगर ऐसे ट्रेन में अगर जाना है, आराम से जाना है, भीड़ भाड़ से बचने के लिए, तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। दूर तो जाना नहीं था, इसीलिए भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। दूर तो नहीं जाना था, थोड़ी ही दूरी के लिए जाना था। मैं चाहता तो थर्ड क्लास में भी जा सकता था, लेकिन जानबूझ करके सेकंड क्लास का टिकट कटवाया। क्यों? ताकि खिड़कियों से बाहर देखेंगे प्राकृतिक नज़ारा, और थोड़ा बैठकर नई कहानी के बारे में सोचेंगे। तो ये सब कुछ चैन से होता है, थोड़ा खाली जगह में होता है। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, प्रतिकूल जानते हैं ना, अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल, मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था, ऐसा हुआ। डिब्बा निर्जन नहीं था। मैंने सोचा था कि डिब्बा शायद छोटा है और निर्जन हो, कोई नहीं हो, डेजर्टेड, लेकिन निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। पालथी जानती हैं आप? क्रॉस लेग्ड करके बैठना, उसको बोलते हैं पालथी मारना। तो जब मैं अंदर घुसा तो देखा कि लखनऊ के एक नवाबी नस्ल के इंसान, नवाब होते हैं ना, बड़े रईस लोग होते हैं नवाब लोग, उसी नस्ल के वो थे। सफ़ेद पोश, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और बड़े आराम से पालथी मारे बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, और उनके बगल में तौलिया था, और टॉवल के ऊपर दो खीरा रखा था उन्होंने। काफ़ी चिकना खीरा था, एकदम ग्लॉसी, चमकदार खीरा, खूब सुंदर सा था। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब मैं डिब्बे में फट से घुसा तो वो जो सज्जन थे महाशय, मैंने देखा उनकी आंखों में थोड़ा सा एकांत चिंतन कर रहे थे ना, बैठ करके एकांत में थॉटफुल तरीके से कुछ मेडिटेट कर रहे थे, सोच रहे थे। अचानक उनकी सोच में विघ्न पड़ गया। विघ्न मतलब डिस्टर्बेंस आ गया। वो असंतोष मैंने उनकी आंखों में देखा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। मैंने सोच लिया शायद हो सकता है ये भी चिंता कर रहे होंगे, कोई कहानीकार होंगे शायद, या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, अपदार्थ वस्तु मतलब मामूली वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में होंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग मामूली चीज़ को जब खाने जा रहे होते हैं तो हम लोग सोच में रहते हैं कहीं कोई देख ना ले। अब मान लो सामने वाला बड़ी महंगी महंगी चीज़ें खा रहा है, ठीक है, मैकडॉनल्ड का पिज़्ज़ा खा रहा है, और हम वहाँ बैठ करके मूढ़ी चबा रहे हैं, तो छिपा छिपा के खाएंगे भाई, ताकि देखे ना। हम 10 रुपए की मूढ़ी खा रहे हैं और वो 500 रुपये का पिज़्ज़ा खा रहा है ना, कोक ले रहा है, हम पानी पी रहे हैं, गरीब आदमी, तो अपने आप को छिपाएंगे कहीं देखे ना। तो हो सकता है वो भी खीरा खाने के डर से थोड़ा सा संकोच में पड़ गए होंगे मेरे आने से। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति क्या होता है भाई? कंपेनियनशिप। जब हम लोग ट्रेन में जर्नी कर रहे होते हैं, तुम सामने बैठी हो, हम सामने बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, तो थोड़ा होना होता है ना, अटपटा नहीं लगता है कि ट्रेन में बैठे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तो चलो ना, इससे अच्छा कुछ बातें करते हैं, कंपनी बना लेते हैं, कंपेनियन बना लेते हैं। हमने भी उनके सामने भी हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। भाई मुझको भी बड़ा सम्मान में लग रहा था, प्रेस्टीज में लग रहा था भाई, सामने वाला मेरे को कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहा है, देख ही नहीं रहा मेरी तरफ। तो मैंने भी अपना आत्मसम्मान बरकरार रखा। मैंने भी अपनी आंखें चुरा ली, उनकी तरफ नहीं देख रहा था, ठीक है ना, दूसरी तरफ देख रहा था। ठाली बैठे, ठाली मतलब खाली बैठे,
कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगा मैं सोचने लगा कि आखिर क्या वजह हुआ होगा। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो ये मेरी आदत है कि जब मैं कभी बैठता हूँ अकेले में तो बैठ के अनुमान लगाता हूँ सामने वाले के बारे में। तो यहाँ मैंने नवाब साहब के बारे में एक विचार बनाया, सोचा कि क्या हो सकता है ये मुझसे नज़रें छिपा रहे हैं। तो 2 वजह मेरे सामने आई। एक वजह यह आया कि ये तो नवाब हैं, अब इनको तो जर्नी करना चाहिए था फर्स्ट क्लास में। अब फर्स्ट क्लास में जर्नी नहीं की है, क्यों? पैसे बचाने के चक्कर में सेकंड क्लास में घुस आए। और सेकंड क्लास में नवाब साहब जर्नी कर रहे हैं, वो सोचे भी नहीं होंगे कि कोई मामूली इंसान उनको देख लेगा, और मैंने देख लिया। तो शायद इसलिए अपनी नज़रें छिपा रहे हैं। और एक दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह ये है कि अब मामूली चीज़ खीरा खाने बैठे हैं। अब एक अनजान आदमी के सामने, मामूली इंसान के सामने खीरा कैसे खाएँ भई? खीरा को छिपा रहे हैं, खाने का इच्छा नहीं हो रहा है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कनखियों से देख रहे थे, याद रहे इसका शब्द का मीनिंग आ सकता है एमसीक्यूज़ में। कनखियाँ क्या होती हैं? तिरछी नज़र से। अब जैसे मैं देख तो रहा था इधर, लेकिन कनखियों में देखना मतलब ऐसे देखना, ठीक ना? टेढ़ा होकर के देखना। जैसे तुम जब मुझे नहीं देख रही हो तो हम तुम्हें देखेंगे ऐसे, और जैसे ही हमको लगे तुम देखने वाली हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कनखियों में देखना। फिर ऐसे देख लेंगे क्या कर रही हो, फिर ऐसे देखेंगे। तो मैं उनको कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर स्थिति पर गौर करते रहे। गाड़ी के बाहर देख रहे थे और स्थिति के बारे में सोच रहे थे नवाब साहब। तभी उन्होंने कहा, ओह, आदाब अर्ज़ है जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे? किसने कहा? नवाब साहब ने। उन्होंने कहा, नमस्कार, ठीक है, क्या खीरा लेंगे सर? खाइएगा। शौक़ फरमाएंगे मतलब क्या खीरा खाने का शौक़ है? तो लीजिए ना, खाइए। नवाब साहब का ये भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा मुझको। भाव परिवर्तन मतलब उनका जो भाव था, अभी अचानक तक ईगोइस्टिक बन के बैठे हुए थे, हाँ, और अचानक हमको फ्रेंडशिप अंदाज में बात कर रहे हैं, फ्रेंडली अंदाज में बात कर रहे हैं। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। मामूली लोगों की हरकत क्या होती है? यही होती है ना, जिसको जो ऑफ़र करेंगे वही मान जाएगा। हम बोलेंगे, भाई साहब चाय पीजिएगा? सामने वाला बोलेगा, हाँ, लाइए, लाइए, लाइए। तब मेरा ये पिज़्ज़ा खाइएगा? हाँ, हाँ, दीजिए। ये मामूली लोगों का एटीट्यूड होता है, जो ऑफ़र करेंगे वही ले लेगा। तो नवाब साहब बड़ा शरीफ बन रहे थे और अपना शराफ़त दिखाने के लिए मुझे सोचे थे कि मैं भी मामूली आदमी हूँ। मैंने जवाब दिया उनको, शुक्रिया, किबला शौक़ फ़रमाएँ। किबला मतलब आप। नहीं, 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 आप ही शौक़ फ़रमाइए, आप ही शौक़ फ़रमाइए मतलब आप ही खाइए, आपको मुबारक। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा दिया। अब एक बार फिर बाहर खिड़की से देखे और फिर खीरे के नीचे का तौलिया उठाया, उसको थोड़ा झाड़ा, झाड़ कर बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया। फिर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे। सिर काटा जाता है ना? आप अभी अपने घर में सैलेड वगैरह बनाती होगे, हाँ, तो उसका सिर काटते होगे। बनाते हो? झूठ बोल दिया ऐसे ही? अच्छा। फिर उन्हें गोद कर झाग निकाला। गोद कर मतलब काटने के बाद ऊपर रगड़ के व्हाइट उसमें से झाग निकलता है। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, एहतियात मतलब बहुत ही केयरफुल तरीके से छील कर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से। फाँकों मतलब फाली कर दिए उसको। एक ऐसे हाँ, एक बीच में से काटे तो 2 फाँके हो गए, फिर एक साइड से काट दिए तो फिर 4 फाँके हो गए। चारों को सजाकर एक के बाद एक बैक टू बैक रख दिए तौलिए पे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ये जो खीरा बेचने वाले होते हैं ना, उनको पता है कैसे खीरा बेचा जाता है। ग्राहक के लिए जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जब वो लोग खीरा बेचते हैं, तो खीरा के साथ नमक भी पुड़िया में लपेट के दे देते हैं। और वो जो नमक होती है उसमें क्या-क्या होता है? काली, हाँ, ब्लैक सॉल्ट होता है, उसमें जीरा और लाल मिर्च का वो पाउडर मिला के दे देते हैं। थोड़ा नमक मिर्च लगा के खाने से अच्छा लगता है। नवाब साहब ने खुद
बड़े तौर तरीके से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी मतलब वो पाउडर को छिड़क दिया, उसके ऊपर भुरभुरा कर गिरा दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा, उनका वो जो तरीका था फेस का, उनका इमोशंस, उनका चेंजेस और जबड़ों के स्फुरण में स्पष्ट था। उनका जो जबड़ा था ना, जॉज, लोअर जॉज एंड अपर जॉज, जिस तरीके से वो हंस रहे थे, बोल रहे थे, उससे एक बात साफ साफ स्पष्ट था, क्लियर था। उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। उनका जबड़ा, जब वो खीरा काट रहे थे और उसके ऊपर जब पाउडर गिरा रहे थे, तो उनका मुंह चल रहा था, थोड़ा ऐसे ऐसे काट रहे हैं और मुंह चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मुंह में उनका पानी आ रहा है। मतलब अब खीरे का स्वाद लेने के लिए बेकाबू हो रहे हैं कि कब इस फालियों को, इन फाकों को जल्दी जल्दी मुंह में डालें। मुंह में पानी आ रहा होता है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मैं भी उनकी तरफ कनखियों से बार बार देख रहा था और समझ जा रहा था कि मियाँ, ये जो मियाँ हैं, बड़े शरीफ बनते हैं लेकिन अपनी असलियत पे उतर आए हैं। असलियत मतलब भाई, सभी को लालच होता है खाने का, क्या नवाब और क्या भिखारी। मुँह में तो पानी आ ही जाता है ना। तुम्हारा अगर कोई टेस्टी डिश बनाई है मम्मी, तो तुम चाहे जितने भी रिच हो, तुम चाहे जितने भी पुअर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भूख लगी है और तुम्हारा टेस्टी चीज़ बना हुआ है, तो तुम्हारे मुँह में पानी आना शुरू हो जाएगा। मम्मी क्या बना रही हो मम्मी? अच्छा, अच्छा ये बन रहा है। तो जब तक मम्मी सामने लाएगी तब तक तो ना जाने कितनी बार गटक लिए होगे सलाइवा अंदर। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और बोले, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। उन्होंने कहा, अरे साहब लीजिए, शौक फरमाइए, खाइए, एकदम प्योर मज़ेदार खीरा है लखनऊ का, खाइए तो सही। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरों की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना की उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेरा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। अब उनका जो खीरा को जिस तरीके से काटे थे, जिस तरीके से उसके ऊपर नमक मिर्च लगाए थे, मेरे भी मुंह में पानी आ गया था। इच्छा तो हो रहा था लपक लें और खा लें, लेकिन अब कैसे बोलें? ना तो कर चुका था ना, मना कर चुका था। अब जब मना कर चुका था तो आत्मसम्मान भी बोल के कोई चीज़ होता है कि नहीं? तो वो तो निभाना था और वही मैं निभा रहा था। अब एक बार बोलने के बाद फिर नहीं लौट सकता था कि ठीक है लाइए खा लेते हैं। एक बार ना कर चुका हूँ। और फिर मैंने जवाब उनको दिया, नहीं, नहीं शुक्रिया, तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब मतलब इच्छा नहीं लग रही है, खाने का मन नहीं कर रहा है। आप ही खाइए, किबला शौक फरमाइए। और मैदा भी कमज़ोर है, मैदा मतलब पेट, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा गड़बड़ है, ऐसा मैंने उनको बोला, क्योंकि खीरा जो होता है ना बहुत जल्दी हजम नहीं होता है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, सतृष्ण, तृष्ण का मतलब क्या होता है? प्यास। स लगा हुआ है उपसर्ग, इसका मतलब, स का मतलब होता है साथ, प्यास भरी नज़रों से, आंखों में प्यास था। नवाब साहब ने आंखों में प्यास लिए हुए उस नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों की ओर देखा। कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, दीर्घ मतलब लंबा, खिड़की से देखा बाहर। पहले तो खीरे को देखा और एकदम चमक रहा था खीरा, नमक मिर्च लगा हुआ है, पानी निकल रहा है एकदम वाटरी वाटरी। और फिर बाहर देखे, खीरे की एक फांक उठाया, होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, खाया नहीं उसको, फिर सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, और जब सूंघे तो जो स्वाद आया, स्वाद में आनंद आ गया और आंखों को बंद कर लिए। जब खूब आनंद आता है, मज़ा आता है, तो आंख बंद हो जाता है, तो आंखों को बंद कर लिए स्वाद के वजह से। मुंह में भरे हुए पानी का घूंट गले से उतर गया, और जब स्वाद आया तो स्वाद से मुंह में पानी भर गया। खाए नहीं, बस स्वाद लिए। आह, और फिर जो मुंह में पानी आ गया था, गले में गटक लिए। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, ये लो, खिड़की के बाहर फेंक दिया, सूंघा और सुख खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। ये क्या? फिर दूसरा पीस उठाए, फिर तीसरा उठाए, उसको भी फेंका। ये क्या कर रहे हैं? नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। और फेंकने के बाद बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे और उनकी आंखें एकदम पिंकिश हो गई थी, गुलाबी हो गई थी, शर्म और सम्मान से और अभिमान से।
ऐसा लग रहा था मानो कह रहे हैं हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। देखा आपने खीरा कैसे खाते हैं? खाया भी नहीं, एन्जॉय भी कर लिया, है ना? ऐसे खाते हैं, इशारों में खा लिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। इतना देर तक तैयारी किए थे, काटे थे, खाए तो नहीं सॉरी, सूंघ-सूंघ कर फेंक दिया। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहज़ीब, नफ़ासत और नज़ाकत। सब उर्दू शब्द है। हम भी तस्लीम में, तस्लीम का मतलब सम्मान, हम भी तस्लीम में अपना सिर खम कर लिए मतलब झुका लिए। क्या बात है भाई! क्या खानदानी तहज़ीब है, तहज़ीब मतलब तरीका, क्या नफ़ासत है, क्या रिवाज़ है, क्या नज़ाकत है, क्या अदा है। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। हम भी गौर कर रहे थे, राइटर बोल रहे हैं यशपाल, कि ये जो तरीका था, इसको कौन सा तरीका बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट तरीका। आप पढ़े हो ना एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े हो? हाँ, नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, है ना? उसको हम लोग सिर्फ फ़ील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाव, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे सर्दी, गर्मी, प्यार, नफ़रत, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो वैसे ही खीरे को इस तरीके से एन्जॉय करना और संतुष्ट करना अपने आप को सूंघ-सूंघ कर स्वाद लेना उसका, ये एकदम एब्स्ट्रैक्ट तरीका इसको कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है क्या? उर्दू में इस वर्ड को बोलेंगे नफीस और इंग्लिश में बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन अब राइटर का क्वेश्चन है यशपाल का, क्या इससे पेट भरेगा? सवाल ये खड़ा है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। लो, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। नवाब साहब ने डकार भी मार दिया जोर से। जब उनका डकार आया, नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। सकील का मतलब क्या हो गया? नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, मतलब आसानी से हजम नहीं होता है। होता तो है बड़ा लजीज, लजीज मतलब स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन पेट पे बहुत वजन डाल देता है, जल्दी से हजम नहीं होता है आसानी से। नामुराद, नामुराद मतलब ये एक तरह का इंसल्टिंग वर्ड है। बेमुराद, नामुराद मतलब जिसके अंदर शर्म ना हो, जो बदमाश हो, जो समझौता ना करता हो। ज्ञान चक्षु खुल गए और उनका डकार सुना, सुनने के बाद मेरे ज्ञान के चक्षु, चक्षु मतलब आँख, मेरे ज्ञान की आँखें खुल गई और पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अब ये नई कहानी के लेखक हैं, मैंने उनको पहचाना, एक लेखक के रूप में पहचाना, जिन्होंने एक नई कहानी लिख दिया अपने बारे में और मेरे लिए भी एक नया कहानी का सोर्स दे दिया। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। अगर खीरा को बिना खाए स्वाद मिल जाए, बिना खाए कल्पना से ही पेट भर जाए, डकार आ जाए, तो फिर बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो यशपाल का ये सबसे बड़ा लास्ट में जो क्वेश्चन बनाए हैं, वो ये क्वेश्चन है कि क्या कहानी बन सकती है क्या बिना पात्र के भी? मान लो मेरे सामने आमने-सामने कोई पात्र नहीं है, मेरे आमने-सामने कोई घटना भी नहीं हो रहा है और मेरे आमने-सामने कोई विचार भी मेरे मन में नहीं आ रहा है, तो क्या मैं कोई कहानी बना सकता हूँ? अक्सर क्या होता है, कहानीकार को एक पात्र चाहिए, घटना चाहिए, मौका चाहिए, वो सब देख के इंस्पायर्ड होता है, तब वो कहानी लिख पाता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को सुनने के बाद हम लोग को एक सॉल्यूशन मिल गया कि बिना कैरेक्टर के, बिना सिचुएशन के, बिना स्थिति परिस्थिति के भी अगर कहानीकार चाहे तो कल्पना में कहानी लिख सकता है।